नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री का अगला पार्ट। अगला टॉपिक जो दिया गया है वह है मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल, जिसका समय 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक का था। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंगु ने, ऑप्शन बी अग्निमित्र ने, ऑप्शन सी वसुमित्र ने या फिर ऑप्शन डी भागभट्ट ने। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई थी, ये पुष्यमित्र शुंगु द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे। ऑप्शन ए सेनापति के पद पर आसीन थे, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन सी गवर्नर थे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंगु मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में सेनापति थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कण्व या काव्य वंश का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए वसुदेव थे, ऑप्शन बी भूमिमित्र थे, ऑप्शन सी नारायण थे या फिर ऑप्शन डी सुशर्मा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुदेव। काव्य वंश के संस्थापक वसुदेव थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए सिमुक थे, ऑप्शन बी सातकर्णी थे, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी थे या फिर ऑप्शन डी वशिष्ठिपुत्र श्रीपुलवामी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए नंदों के अधीन काम किया था, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन काम किया था या ऑप्शन सी चोलों के अधीन काम किया था या फिर ऑप्शन डी चेरों के अधीन काम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्यों के अधीन काम किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ऑप्शन ए कुजुल कैटफिशिस, ऑप्शन बी विम कैटफिशिस, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ही महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। जो कुषाण काल में मूर्तिकला की गांधार शैली थी वह किस किस का मिश्रण है। ऑप्शन ए भारत इस्लाम शैली का, ऑप्शन बी भारत ईरानी शैली का, ऑप्शन सी भारत चीन शैली का या फिर ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली का। तो जो मूर्तिकला की गांधार शैली है वह भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर का दूसरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशावर ही पुरुषपुर का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए पुरुषपुर थी, ऑप्शन बी बनारस थी, ऑप्शन सी इलाहाबाद थी या फिर ऑप्शन डी सारनाथ थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए पुरुषपुर थी। तो पुरुषपुर ही कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन ए हर्ष के राज चिकित्सक थे, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के राज चिकित्सक थे, ऑप्शन सी अशोक के राज चिकित्सक थे या फिर ऑप्शन डी कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो चरक कनिष्क के ही राज चिकित्सक थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो तक्षशिला की प्रसिद्धि का कारण पूछा गया है कि इसके प्रसिद्धि का कारण क्या था। ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन बी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी गांधार कला या फिर ऑप्शन डी गुप्त कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार कला ही तक्षशिला के प्रसिद्धि होने का कारण था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी भारत में सर्वप्रथम, यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि कुषाण वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी दिया गया है इंड्रो बैक्ट्रियन ने। ऑप्शन सी दिया गया है कि शक वंश के शासकों ने, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है गुप्त वंश के शासकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो कौन सा ऐसा संग्रहालय है जिसमें कुषाणकालीन मूर्तियां अधिक मात्रा में है। ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय में, ऑप्शन बी मुंबई संग्रहालय में, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय में, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में ही कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, और ये अगला प्रश्न दिया गया कि शुद्ध सिक्के किसने जारी किए। ऑप्शन ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन ने, ऑप्शन सी शकों ने, या फिर ऑप्शन डी गुप्त शासकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। अगर सर्वाधिक सिक्कों की बात की जाए तो सर्वप्रथम सिक्कों की बात की जाए तो इंडो बैक्ट्रियन ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने किए थे तो कुषाण वंश के शासकों ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो सातवाहन वंश का जो समय था इसमें मुद्रा जो थी वो किस धातु के बने थे। ऑप्शन ए सीसा के बने थे, ऑप्शन बी प्रोटीन के बने थे, ऑप्शन सी तांबा धातु के बने थे, या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण धातु के बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन वंश के शासकों में जो मुद्रा थी वह सीसा के बनी होती थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ऑप्शन ए कंबन, बाणभट्ट या अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष या वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष, कालिदास या बाणभट्ट, या फिर ऑप्शन डी कालिदास, कंबन या वसुमित्र। तो कनिष्क का समकालीन जो थे वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो इसका बी हो जाएगा कि बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव, जिसे भूमि अनुदान की भी कहते हैं, देने की प्रथा आरंभ की। तो भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए सातवाहन वंश के, ऑप्शन बी मौर्य वंश के, ऑप्शन सी गुप्त वंश के, या फिर ऑप्शन डी चोल वंश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा प्रथा होता था, तो यवनिका का शुभारंभ किसने किया था। ऑप्शन ए शकों ने किया था, ऑप्शन बी पार्थिवनों ने किया था, या ऑप्शन सी यूनानियों ने किया था, या फिर ऑप्शन डी कुषाणों ने किया था। तो भारतीय रंगमंच में जो यवनिका होता है, पर्दा होता है, वो यूनानियों ने आरंभ किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों का महान रेशम मार्ग था सिल्क रूट, उसे किसने आरंभ किया था। ऑप्शन ए कनिष्क ने आरंभ किया था, ऑप्शन बी अशोक ने आरंभ किया था, ऑप्शन सी हर्ष ने आरंभ किया था, या फिर ऑप्शन डी फाहियान ने आरंभ किया था। तो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, वह कनिष्क ने आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुहर चलाई थी। ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी शुंगों ने। इसका राइट आंसर कुषाण शासक हो जाएगा। आप पिछले प्रश्न में आपने देख ही लिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं और शुद्ध मुद्राएं सोने की जारी की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए कनिष्क के दरबार के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के, ऑप्शन सी अशोक के दरबार के, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के दरबार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में
किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी कनिष्क के, ऑप्शन सी हर्ष के, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के। तो शक संवत जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में स्थित था, ऑप्शन बी भारत में स्थित था, ऑप्शन सी बांग्लादेश में स्थित था, या फिर ऑप्शन डी बर्मा में स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक के बारे में पूछा गया कि कौन था महान शासक। ऑप्शन ए अजातशत्रु था, ऑप्शन बी बिंदुसार था, ऑप्शन सी खारवेल था, या फिर ऑप्शन डी मयूर संमन था। तो कलिंग का महानतम शासक था वह खारवेल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए धर्म के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन बी कला के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में सर्वाधिक जो विकास हुआ था वह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में शुरू किया था, ऑप्शन बी सौराष्ट्र में शुरू किया था, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान में शुरू किया था, या फिर ऑप्शन डी आंध्र में शुरू किया था। तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में जो अपना शासन था वह आंध्र में शुरू किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए औरंगाबाद में थी, ऑप्शन बी पैठण या प्रतिष्ठान थी, ऑप्शन सी मदुरा थी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन राजवंश की जो राजधानी थी वह पैठण या प्रतिष्ठान थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथीगुम्बा अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ का अभिलेख, ऑप्शन सी नानाघाट का अभिलेख, या फिर ऑप्शन डी नासिक का अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुम्फा की अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो गाथा सप्तशती नामक जो महत्वपूर्ण कृति थी वह किसकी थी? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी की, ऑप्शन बी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की, ऑप्शन सी हाल की, या फिर ऑप्शन डी सिमुक की। तो गाथा सप्तशती जो थी वह हाल की, सातवाहन नरेश थे ये हाल की कृति थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली थी, ऑप्शन बी प्राकृत थी, ऑप्शन सी संस्कृत थी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन 2 गुप्त वंश, तीसरा शुंग वंश, या फिर ऑप्शन 4 चोल वंश। तो पूछा गया है कि इन राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम है कि पहले शुंग आए, शुंग के बाद सातवाहन आए। तो इसका 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर चोल आए, फिर सातवाहन आए। 2 1 2 सॉरी 3 1 इसका हो जाएगा। पहले शुंग आए 3, फिर 1, फिर गुप्त शासक, फिर चोल, फिर गुप्त आए, फिर चोल आए। तो इसका 2 और 4 3 1 2 4। तो इसका चलिए कूट देख लेते हैं। कूट क्या दिया गया है? 3 1 2 4 डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 1 2 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन दिया गया है इसका कि ए बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया, ऑप्शन बी पार्थियन ने किया, ऑप्शन सी शकों ने किया, या फिर ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रियन ने किया था। तो भारत में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद, वो बैक्ट्रियन ग्रीकों ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में शासक दिया गया है और सूची 2 में दी गई उपाधि, जो शासकों को प्राप्त उपाधि थी वह दिया गया है, उसी का सही मिलाप करना है। चलिए देख लें, अशोक को किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी, तो ए का 5 हो जाएगा। कनिष्क को किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो कनिष्क को प्राप्त थी देवपुत्र की उपाधि, तो बी का 4 हो जाएगा। खारवेल को किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो खारवेल को प्राप्त थी कलिंग चक्रवर्ती। कलिंग नरेश खारवेल यह महानतम शासक था, इसलिए इसे कलिंग चक्रवर्ती भी कहा जाता था। कुमारगुप्त को किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो कुमारगुप्त को प्राप्त थी महेंद्रादित्य की उपाधि, तो डी का 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विक्रम संवत जो था कब से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी दिया गया 72 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन डी दिया गया 56 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम संवत जो था 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में संवत्सर दिए गए हैं और सूची 2 में किस समय से इसकी गणना की जाती है यह दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब से कब था, तो विक्रम संवत था 78 ईस्वी में, तो ए का 3 हो जाएगा। शक संवत कब था, तो शक संवत था 58 ईसा पूर्व में, तो बी का 4 हो जाएगा। गुप्त संवत्सर, तो गुप्त संवत्सर कब था, तो ये था 320 ईस्वी में, सी का 2 हो जाएगा। और आखिरी डी कली संवत्सर, तो ये का था 3102 ईसा पूर्व, तो डी का 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया सातवाहन वंश के शासक थे, ऑप्शन बी पल्लव वंश के शासक थे, ऑप्शन सी चोल वंश के शासक थे, या फिर ऑप्शन डी चालुक्य वंश के शासक थे। तो जो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वह सातवाहन था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वह निम्न में से किस काल में बनाई थी। अर्थात अधिकतर आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि बुद्ध भगवान की बैठी हुई प्रतिमा बनाई जाती थी, लेकिन जो बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा थी वह किस काल में बनाई गई थी पूछा गया। ऑप्शन ए गुप्त काल में बनाई गई थी, ऑप्शन बी कुषाण काल में बनाई गई थी, ऑप्शन सी मौर्य काल में बनाई गई थी, या फिर ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा थी वह कुषाण काल में बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये सीरीज़ का आखिरी भी क्वेश्चन है। अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देख लेते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन ए सातवाहन वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी कुषाण वंश के शासकों ने, ऑप्शन सी कर्ण वंश के शासकों ने, या फिर ऑप्शन डी गुप्त वंश के शासकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्ण वंश के शासकों ने ही शुंग वंश के बाद शासन किया था। चलिए यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।